संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में जो निबंध का भाग होता है वो हमेशा से और अभी भी यह आपके 6 बातों को, आपकी 6 मनोवृत्तियों को, आपकी 6 दक्षताओं को हमेशा जांचने की कोशिश करता है, परखने की कोशिश करता है। और ये दक्षताएं हैं या स्किल है, यह कौशल है। पहला पहला कौशल हो जाता है कि क्या आपने विषय को समझा है या नहीं, और विषय को समझ पाने की क्षमता। किसी भी विषय को दिया गया है, कोई भी समस्या दी गई है, तो क्या आप उसे समझ पाते हैं या नहीं। दूसरी बात है, इसे समझ पाने के उपरांत में इससे संबंधित जितनी सामग्री है, उस सामग्री को कितनी अधिक मात्रा में आप एकत्रित कर पाते हैं। तीसरी, इस सारी सामग्री को आप किस रूप में संगठित करते हैं। आपके सोच का संगठन क्या है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग। अगर यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग या आपके विचारों का संगठन नहीं रहेगा, तो आप कभी भी लिख नहीं सकते हैं। कभी कुछ बातें लिखेंगे, कभी कुछ बातें लिखेंगे, उनमें तारतम्य नहीं होगा। फिर इन विचारों की संरचना आप किस तरह से संरचित करते हैं। सबसे पहले समस्या, या समस्या सबसे बाद में, सबसे पहले समाधान, और आप वर्गीकरण कैसे करते हैं इन सब बातों का। आप जितना वर्गीकरण कर पाते हैं, उतने ही अधिक मात्रा में आप यह प्रतिबिंबित करते हैं हमेशा संघ लोक सेवा आयोग को कि आप बिल्कुल ही संगठित हैं, आपकी सोच संगठित है और आप में बहुत अच्छी खासी मात्रा में डिसिप्लिन है। इसीलिए किसी भी विषय की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे संरचना में आपका भाषा का प्रवाह कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, और क्या भाषा में आपकी मिलावट है। आप हिंदी लिख रहे हैं या हिंदी के साथ में अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, या आपकी भाषा में कोई तारतम्य है ही नहीं। तो आपकी भाषा का प्रवाह, अर्थात प्रवाहमयी भाषा अगर आपके पास में रहती है, तो हमेशा हमेशा इस तरह की भाषा का सौंदर्य बोधक मूल्य भी बेहतर होता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि इसका सौंदर्य बोधक मूल्य बेहतर होता है, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि इसे पढ़कर आपको जो सुख मिलेगा, जो आप रस प्राप्त कर सकते हैं, वह रस सामान्यतः कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत में यह भाषा हो गई प्रवाहमयी, और उसके उपरांत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष निश्चित रूप से जो भी कुछ आपने लिखा है उसका ही प्रतिबिंब हो। ऐसा नहीं है कि आपने निष्कर्ष कुछ और निकाला, लिखा कुछ और है। तो इन 6 बातों के ऊपर में ही मौलिक रूप से आपकी जांच भी होती है। और यह जो निबंध है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अगर हम लोग इस पूरे पहलू को देखें तो यह अंग्रेजी के शीर्षक का विशुद्ध अनुवाद नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी हैज नॉट बीन आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, टेक्नोलॉजी की तरह इसको आउटसोर्स कर दिया गया है। लेकिन फिर हिंदी के साथ में कुछ कुछ ऐसी समस्या हैं, इसीलिए हमेशा अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों को देख लेना, पढ़ लेना उचित होता है। अब इस पूरे पहलू को आपने जाना, अब इसका समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इन कथनों पर विचार कीजिए। जो भी कथन दिए गए आपके पास में, एक इसका कथन आता है कि अधिकतर लोग रहते नहीं हैं, वह सिर्फ विद्यमान रहते। इसको आप हिंदी में ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिव, दे मेरली एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब कि वो जीवन नहीं जीते हैं, वो सिर्फ उस जगह पर हैं, और हैं क्यों तो उन्हें भी नहीं मालूम है, उनके जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरा, द ओनली मीनिंग ऑफ सक्सेस इज लीडिंग योर लाइफ द वे यू वांट टू। सफलता का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, और वह अर्थ क्या है कि आप उसी रूप में जीवन जीते हैं जिस रूप में आपको जीने का मन होता है। अगर आप को जीने का एक जरिया मालूम है, अगर आपको जॉब नहीं करना है, अब आपको सेवा करनी है और आप जॉब में हैं, तो आप सफल नहीं हैं। अगर आपको सुख चाहिए और आपके पास में पैसा है, तब भी आप सफल नहीं हैं। आपके पास में हो सकता है मनोविनोद के, आपके पास में विलासिता के बहुत सारे साधन हो, लेकिन आपका दिमाग ही शांत नहीं रहता है, आप सफल नहीं है। हो सकता है आपके पास में अकूत धन हो और
उस धन का उपयोग आप इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मन करता है कि ग्रामीण परिवेश में जाकर पुआल पर सोया जाए, लेकिन आप नहीं कर सकते, तब भी आप सफल नहीं हैं। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि आप किस तरह से जीवन जीते हैं, या जिस तरह से भी जीवन जीते हैं उस तरह से जीवन जी रहे हैं तो आप सफल हैं। तीसरा, जिसे आप कहते हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड अदर्स इट इज इंटेलिजेंस। जब आप दूसरे को समझते हैं तो यह बुद्धि है। जब आप खुद को समझते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इट इज ट्रू विजडम, वो शुद्ध विद्वता है। He who knows others is wise, जो दूसरे को पहचान लेता है, दूसरे को जानता है, वह विद्वान है। लेकिन जो खुद को समझता है, खुद को जानता है, उसका निर्माण हो चुका है। मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ। अगर दूसरे को आप मास्टर कर पाते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं, तो जाहिर है यह स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप अपनी कमियों को ऊपर पूरा कर पाते हैं और उन कमियों को ऊपर से आप अच्छी खासी मात्रा में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लेते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो वास्तविक रूप में यह विशुद्ध शक्ति है। आपके इतना शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है। और चौथा, विचार ही परम ज्ञानम, शमो ही परम सुखम। अब इसका अर्थ क्या आता है कि आप में अगर जिज्ञासा है तो आपसे विद्वान व्यक्ति कोई है ही नहीं। आप ज्ञान के भंडार हैं अगर जिज्ञासा है तो। शमो ही परम सुखम का मतलब हो गया कि शांति से बढ़कर कोई विलासिता नहीं है, कोई भी ऐसी विलासिता नहीं है जो कि शांति से भी बड़ी हो। आप जंगल में भी रहें और अगर आपके पास शांति हो, आप निर्धन भी हो, धन से निर्धन हो, लक्ष्मी से निर्धन हो, लेकिन अगर आपके पास शांति है तो आप में विलासिता के वो सारे के सारे स्वरूप भरे पड़े हुए हैं। ये सारे स्टेटमेंट, जो सारे वक्तव्य है आपके पास में क्या बता रहे हैं? यह बता रहे हैं कि आप इसका अर्थ समझिए। ये सारे के सारे सेल्फ डिस्कवरी के अर्थ चले आते हैं। और सेल्फ डिस्कवरी का अर्थ क्या होता है? आत्मसंधान का अर्थ क्या होता है? पहला होता है सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने बारे में मालूम चल पाता है, आपको मालूम है कि आप हैं क्या। हैं क्या मतलब आपको अपनी क्षमता के बारे में मालूम होता है, आपको अपने कौशल के बारे में मालूम होता है, आपको अपने स्वभाव के बारे में मालूम होता है, और आप समझते हैं कि आपने गलतियां कहाँ की, आप कहाँ गलतियां नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर आपको गलतियां करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, किस स्थान पर आपके कमजोर रग हैं। दूसरा, स्वतः मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। जब हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की, तो सेल्फ असेसमेंट के संदर्भ में क्या बात करते हैं कि आप अपना मूल्यांकन कर पाए, मतलब कि आप में ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग का आयाम हो, 1, 2, 3 इस रूप में क्रिटिकल थिंकिंग के जो आपके आयाम हो, वह क्रिटिकल थिंकिंग ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यह जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने गलती की है, आपने सही किया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे पीछे चलाना चाहिए था। जो जितना मूल्यांकन कर पाएगा वह उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि तभी वह उसे करेक्शन भी कर पाता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का अर्थ हो गया कि आपको किस तरह की कंपनी अच्छी लगती है, आपको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, आपको किस तरह का खाना पसंद है, आपको किस तरह का जीवन पसंद है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। ये सारी बातें होती सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए सारी की सारी समस्या का समाधान प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। आपके पास समस्या नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप उन सब बातों को समझते हैं। इसका मूल मंत्र एक ही है, खुद से यह पूछना, हु एम आई, मैं कौन हूं। यह परिचय देना नहीं होता है। अगर आप सामान्य व्यक्तियों से इस बात को पूछेंगे तो वह क्या कहेंगे कि मैं कौन हूं, तो अपना नाम बताएंगे, अपने गांव का नाम बताएंगे, अपना जन्मदिन बताएंगे, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। यह नहीं है। यह तो आपका परिचय हो गया, वह परिचय जो कि किताबों में है, वह परिचय जो कि पेपर पे है। आप कौन हैं? तो क्या आप मनुष्य हैं, या क्या आप मनुष्य हैं जिनकी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं? क्या आप ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास में जुनून की अधिकता है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप हमेशा 2 पग आगे 1 पग पीछे,
चलते हैं? क्या आप ऐसे मनुष्य हैं जो हमेशा परिस्थितियों से घबरा जाते हैं? यह होता है हु एम आई। हु एम आई का अर्थ होता है कि आपका वास्तविक स्वभाव क्या है, आप किस रूप में हैं और किस रूप में आप एग्जिस्ट भी करते हैं। यह प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास में है तो आपने अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली है। सेल्फ डिस्कवरी के दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं, इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं। एक उदाहरण इसका है भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। दूसरा उदाहरण स्टीव जॉब्स। अब भगवान बुद्ध के समय एक समय उनके पास में ऐसी बात आई, ऐसा उन्हें ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि जितनी भी समस्याएं लोग देखते हैं कि हो रही हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि इनके मांग बहुत अधिक होती है और उसके संदर्भ में उसे पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो इनके बीच में जो अंतराल रहता है उस अंतराल को भरने में ही सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपकी उम्मीदें खुद से बहुत अधिक नहीं है तो ये समस्याएं आएंगी भी नहीं आपके पास में। मूल रूप से ऐसा ही है। अन्यथा हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में नहीं बात करें कि इनके दर्शन के बारे में और भी अधिक बात की जाए। स्टीव जॉब्स दूसरे थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को खोजा था। एप्पल के फाउंडर थे, एप्पल में उन्होंने काम किया था, एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया। जब उन्हें निकाल दिया गया तो ये साहब आए थे लद्दाख में। लद्दाख में पैंगोंग झील के सहारे में बैठकर वह एलएसडी ट्रिप रहे थे। एलएसडी एक मादक दवा है, मादक द्रव्य है। तो बहुत दुखी रहा करते थे और वो दवा लेने के बाद में इन्हें हालुसिनेशन होता, अजीब वो गरीब परिस्थितियां दिखती थी, अजीब वो गरीब चित्र दिखते थे इन्हें। तो उसे लेकर वो पैंगोंग झील के किनारे थे और पैंगोंग झील के किनारे जाकर उन्होंने क्या किया, हालुसिनेशन हो रहा था तो हाथ ऐसे किया तो देखा कि पहाड़ खिसक गया। हाथ नीचे से ऊपर किया, फिर देखा कि पहाड़ ऊपर चला गया। ऊपर से नीचे किया तो देखा कि बादल नीचे की ओर चले आए। फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं उन्होंने किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा टेलीफोन के स्क्रीन पर हो जाए तो कितना आनंद आएगा। यह सेल्फ डिस्कवरी थी। उसी तरह की सेल्फ डिस्कवरी थी जो अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। अमिताभ बच्चन 1995 तक आते आते उन्होंने कुछ काम शुरू किया था और वो उनका काम पूरी तरह से डूब गया था, पूरी तरह से। और उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए का 1995 में 1994-95 में जिसके पास में 500 करोड़ रुपए का लोन हो, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हुई होगी। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये समस्या इसलिए आई है, यह समस्या इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने उद्यमी बनने की ठानी। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में हम उद्यमी नहीं हैं, हम तो परफॉर्मर हैं, मेरा काम तो मुख्यतः एक्टिंग करना है, हम तो आर्टिस्ट हैं। तो वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, यही काम उनके लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे बेहतर है। जिस समय उन्हें ऐसा आया तब से लेकर अब तक आपने देखिए सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर जॉर्डन ने अपने सारे के सारे बातों को, भारत सरकार की बातों को मान लिया 1991 में। उन्होंने भारत सरकार की नहीं बात मानी, किसकी बात मानी? अमिताभ बच्चन की बात मानी। लेबनान में अगर कुछ होता था, कोई बात होती थी तो उसे किससे कहा जाता? अमिताभ बच्चन साहब को कहा जाता कि आप लेबनान की सरकार से अनुरोध कर लीजिए। इतनी बात एक व्यक्ति को लगा जिसने गुजरात की पूरी तस्वीर बदल दी। उन्होंने क्या किया? सिर्फ गुजरात का प्रचार प्रसार किया और गुजरात आज सैलानियों के लिए इतना बड़ा केंद्र हो गया है। एक अमिताभ बच्चन ने ही काम किया कि सोनी की पूरी कायाकल्प करके छोड़ दी सोनी टेलीविजन की, और वह था कौन बनेगा करोड़पति। यह अलग बात है कि परसेप्शन, नजरिया लोग कुछ भी बना लें, लेकिन आपको यह सीख लेनी चाहिए इन तीनों लोगों के साथ में कि इन्होंने किस रूप में अपने जीवन को ढाला है, किस रूप में, कितनी ईमानदारी से उन्होंने जीवन को अपने व्यतीत करने का कार्य किया है। और हम लोग पब्लिक परसेप्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन कहीं भी, किसी भी स्थान पर किन्हीं किन्हीं बातों से उसका नैरेटिव बिल्कुल बदल भी सकता है, बदल भी जाता है, और अगर कोई दुश्मन है तो बदला भी दिया जाता है, जो इस हद तक कि जो वास्तविक रूप में हीरो रहता है उसको विलेन बना दिया जाता है और विलेन को हीरो बना दिया जाता है। तो यह उदाहरण रहे हैं। तो उस उदाहरण से आपको मालूम चल पाएगा कि जब आप सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं, जब आप आत्मसंधान कर लेते हैं, तो
आपके लक्ष्य आपके बिल्कुल समीप हो जाते हैं, लक्ष्य आपके पास में बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, और तब आपकी यात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है। लक्ष्य अगर बिल्कुल स्पष्ट है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी यात्रा कैसी होगी? आपकी यात्रा कोई मतलब ही नहीं रखेगा। आपको मालूम है कि यह लक्ष्य आपको मिलना ही मिलना है, तब चाहे तो जितने भी उबड़-खाबड़ रास्ते हों, वो सारे के सारे उबड़-खाबड़ रास्ते उस स्थान से कभी भी आपको होकर गुजरने में तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन योर डेस्टिनेशन इज क्लियर, जर्नी डजंट मैटर, जस्ट एंजॉय द जर्नी। तब लोग अपनी यात्रा को एंजॉय करना शुरू करते हैं, तब उस पर आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी का यह मतलब होता है कि आपको मालूम चल गया कि आप क्या जीवन में पाने वाले हैं। आपको मालूम चल गया कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको यह भी मालूम चल गया कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। आपको यह भी मालूम चल गया कि उस लक्ष्य तक पहुंचना आसान है या कठिन है, और किन किन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इस आत्मसंधान के बहुत सारे स्वरूप चले आते हैं। स्वरूप का अर्थ हो गया मतलब कि आप जब आत्मसंधान करते हैं तो कितने स्वरूप हो सकते हैं। अब एक स्वरूप हो सकता है उसकी क्षमता। आपको अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान हो जाता है। अगर आपको मालूम चल पाया कि आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो गया, तो यह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ अवेयरनेस भी है। यह सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि आप अपने बारे में बिल्कुल अवेयर हो गया। अवेयर मतलब कि आपको किस दायरे में रहना है, कितने दायरे में रहना है, किस दायरे को तोड़ना नहीं, कौन सी सीमा लांघनी है, कौन सी सीमा नहीं लांघनी है, ये सारी बातें आपकी अपनी हो जाती हैं। इसे कहते हैं क्षमता। फिर आपके स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि आपका सब प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट क्या है मतलब, क्या आप में बर्दाश्त करने की क्षमता है, क्या आप में किसी के राज को पाने की क्षमता है, क्या आप में बहुत अधिक मेहनत करने की क्षमता है, या क्या बिना मेहनत के ही आपके पास काम करने की क्षमता है। आप समझेंगे कि कुछ कुछ लोगों के पास में कुछ ऐसे स्ट्रेंथ होते हैं, ऐसे बल होते हैं, जो स्ट्रेंथ बहुत ही बड़े हो जाते हैं। और बहुत बड़े स्ट्रेंथ का अर्थ क्या होता है? बड़े स्ट्रेंथ का अर्थ यह होता है कि आप ध्यान देंगे कि राजू श्रीवास्तव एक व्यक्ति थे जिन्हें कि मालूम चल पाया वह क्या कर सकते हैं, मस्खरी कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मस्खरेपन को ही उन्होंने पूरी तरह से ब्रांड बना दिया, पूरे कंट्री में, पूरे देश में, यह पूरा ब्रांड बन गया। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने क्या किया, कि कुछ लोग क्या कर सकते थे कि अच्छी खासी मात्रा में वह इंटरव्यू ले सकते थे, टेलीविजन पे आ सकते थे, टेलीविजन पर अच्छी खासी मात्रा में आकर डिबेट कर सकते थे। उन्हें भी अपने स्ट्रेंथ का ज्ञान हुआ। वो कौन से लोग थे? तो उस तरह के आप कम से कम 4-5 लोगों को पाएंगे। उनमें से अभी जिनकी हाल में मृत्यु हुई, विनोद दुआ भी थे उस पूरे पहलू पर। उसी श्रृंखला में अर्णव गोस्वामी भी आते हैं। अब हम लोग इस बात से, हम लोग का सरोकार नहीं है कि अच्छा है क्या है, कौन नहीं है, कौन सरकार का है, कौन सा नहीं है, ये सब है। बिल्कुल स्पेकुलेशन की बातें चली आती हैं और बिल्कुल निराधार बातें हो जाती हैं। जो बातें अच्छी हैं वह अच्छी हैं, वह उनका स्ट्रेंथ था, और उसी स्ट्रेंथ के आधार पर आज उनकी इमेज ऐसी है। उसी स्ट्रेंथ के आधार पर वह उनका एक ब्रांड उस रूप में बना हुआ है, और उसे कहते हैं हम लोग की इमेज, ब्रांड ऐसा है। चौथा, एक और भी बात हो सकती है जिसे कहते हैं कि नॉलेज। नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होता, सूचना नहीं होता है। नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास जो सूचनाएं मिली, तो उन सूचनाओं का किस आधार पर कितनी अधिक मात्रा में आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि प्रसंस्करण कर सकते हैं, तो प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है कि आपकी सूचनाएं मिली, आपने उनको प्रोसेस किया। अब सूचना ऐसी हो सकती है कि एक सूचना आपके पास में दी जाए कि यूरोप में अभी बहुत समस्याएं होती हैं। यूरोप में अच्छी खासी जगहों पर अब क्या हुआ है, वहां के इस्लामी लोगों ने उस जगह पर अपने अपने केंद्र बना लिए हैं, और वह क्या करते हैं, उस स्थान पर उन्होंने अपने शरिया नियम भी लागू कर दिया है। उसके आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया है, वहां की लड़कियों को रेप करना शुरू कर दिया है। तो एक यह पहलू हुआ। दूसरा पहलू आता है उस स्थान पर कि यूरोप के देश के लोग अभी भी इतने उदार हैं, वो समझते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, ऐसी हो सकती हैं। जिस महाद्वीप में या जिस उपमहाद्वीप में ऐसे कम से कम 30-40 शहर पूरी तरह से शरिया के कानून के भीतर में आ चुके हैं, और जहां कम से कम 10,000 12,000 लड़कियों का रेप हो चुका हो,
उसको छोटी घटना मानते हैं। यह भी एक बात है। मतलब यह हुआ कि वो सूचना का प्रसंस्करण नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनकी आंखों के आगे कुछ पर्दा लगा हुआ है। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वो इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका प्रसंस्करण करेंगे तो आप मालूम चल पाएगा कि आने वाले समय पर क्या होगा, कि आने वाले समय पर जितने भी ऐसे जिहादी तत्व हैं, वो सारे के सारे जिहादी दूसरे स्थान पर लोगों को मारना शुरू कर देंगे। वहां पर जो नारी, जितने भी लड़कियां होती हैं, उनका बलात्कार करना शुरू कर देंगे। तो मजबूर होकर इन लोगों को अपनी लड़कियों को शादी करनी पड़ेगी, और वो भी कम उम्र में शादी करनी पड़ेगी, जिससे कि माँ का परिवार और ससुर का परिवार, दोनों ही परिवार मिलकर उसकी रक्षा कर सकें। भारत में भी ऐसा ही हुआ था। तभी यहाँ पर लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाती थी। उसके बाद तो उसकी सूचना ही को पूरी तरह से नैरेटिव के रूप में बिल्कुल बदल दिया गया। तो यह नॉलेज की बात चली थी, नॉलेज और एनालिसिस, विश्लेषण की बात चली आती है। फिर आती है बात एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कि आप क्या, आपके एस्पिरेशन और आपकी क्षमता दोनों में क्या कोई तालमेल है या नहीं। आप समझते हैं कि आप एक फास्ट बॉलर बन जाएंगे। अब आपकी उम्र हो गई 35-36, आप फास्ट बॉलर बन पाएंगे नहीं। तो आप अपने एस्पिरेशन को, आप अपने मंतव्य को, आप अपने करने वाले काम को, आप कहां तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जो भी आपकी सोच होगी वो कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक है। तो अगर ये आप समझ पाते हैं कि आप एस्पायर जिस चीज के लिए कर रहे हैं वह हो सकता है या नहीं, फिर जिस समय आपको अपने भावनाओं के बारे में मालूम चल पाता है, भी यह सेल्फ डिस्कवरी होती है। अब भावनाओं के बारे में मालूम चलेगा तो आपको आपने अपनी भावनाओं को विभेदीकरण करने के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और भावनाओं का विभेदीकरण क्या होता है? भावनाओं का विभेदीकरण हो गया कि आपको मालूम चल गया कि यह आपका मित्र है, कोई आपका साथी है, कोई साथी ही नहीं, कोई आपसे प्रेम करता है, कोई सिर्फ आपका साथ दे सकता है, कोई आपको पसंद करता है। ये सारी बातें अलग अलग हो जाती हैं। अब आप समझेंगे कि आप लोगों में से भी बहुत से जो लोग गलतियां करते हैं अपने कैरियर के संदर्भ में, वो गलतियां क्यों करते हैं? वो गलतियां इसलिए करते हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि आप अपनी भावनाओं का विभेदीकरण नहीं कर पाते हैं। भावनाओं का विभेदीकरण कर पाते तो आपको मालूम चलता कि कोच क्या होता है, एक ट्रेनर क्या होता है, एक शिक्षक क्या होता है और एक गुरु क्या होता है। और अगर मालूम चल पाता तो आप समझते कि इन चारों में से किसे हम लोग पिकअप करें, किसके लिए, कौन सा आपके लिए उपयोगी है। और जब आपको मालूम चल गया कि अच्छा आपके लिए कोच उपयोगी है, ठीक, आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए ट्रेनर उपयोगी है या आप शिक्षक है, तब आपको मालूम चल पाएगा कि हाँ, ये तीनों से काम चल जाएगा, तीनों में से किसी एक में या नहीं। तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है, वह गुरु जो आपको तराशने का कार्य कर सके। और ध्यान दीजिए, गुरु कभी भी आपको लेता नहीं है, आप गुरु की खोज करके गुरु के पास में जाते हैं। तो इतने सारे स्वरूप हो जाते हैं कि आप जिससे कि आत्मसंधान कर सकें, सेल्फ डिस्कवरी कर सकें। अब सेल्फ डिस्कवरी को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कैसे, कि अगर आपके पास में लर्निंग मैच्योरिटी आई तो, लर्निंग मैच्योरिटी मतलब सीखने से संबंधित परिपक्वता आई तो, जब आप सीखना शुरू कर देते हैं और सीखने में आपके पास में दक्षता चली आती है और सीखने के संदर्भ में आपकी परिपक्वता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इस परिपक्वता के आधार पर आपको मालूम चल पाता है कि आप क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सीख सकते हैं, और सीखने की दिशा किस तरफ में है, उस क्या मनोवृत्ति आपको उस ओर ले जाती है या नहीं ले जाती है। तो उस रूप में आता है, या फिर तो आपका दुनिया के बारे में नजरिया क्या है, और वो नजरिया क्या वास्तविकता से, यथार्थ से दोनों आपस में मेल खाते हैं, या तो क्या आप हर रोज नई नई दक्षताओं को लेते हैं, उसे आत्मसमाहित कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ आप सूचनाओं की खोज करते रहते हैं। सूचनाएं मतलब कि तथ्यों की खोज करते रहते हैं। क्या आप पढ़कर सीखते हैं या सीखने के द्वारा सीख जाते हैं? क्या आपको सीखने के सारे आयाम मालूम है? जब हम लोग बात करते हैं सीखने के सारे आयाम मालूम है, तो इसका अर्थ आता है कि आप बात करते हुए सीख सकते हैं, आप टेलीविजन देखते हुए सीख सकते हैं, आप अकेले रहकर सीख सकते हैं, आप भीड़ में रहकर सीख सकते हैं, आप बातचीत करते हुए सीख सकते हैं, आप प्रेक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीख सकते हैं, आप कुछ नहीं करते हुए सीख सकते हैं, आप पढ़कर भी सीख सकते हैं। आपको ध्यान होगा
कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सिविल सेवा परीक्षा की जो परीक्षा है, यह सीख कर ही उत्तीर्ण की जाती है। कभी भी आज तक किसी ने पढ़ कर नहीं किया है। पढ़ना सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही सब कुछ होता है, वह एक छोटा सा हिस्सा होता है सिर्फ। तो सेल्फ डिस्कवरी के इतने सारे आयाम हो जाते हैं और इसके इतने सारे अर्थ भी चले आते हैं। अब सेल्फ डिस्कवरी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सेल्फ डिस्कवरी महत्वपूर्ण क्यों होती है? महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि कैरियर ट्रांजिशनिंग का अब दौर चल रहा है। कैरियर ट्रांजिशनिंग का अर्थ हो जाता है कि आगे आने वाले समय में या अभी भी ऐसा हो चुका है कि आपने 5 साल 6 साल तक कुछ काम किया है, आपको लगे कि नहीं अब इस काम को करने का आपका बिल्कुल जी नहीं कर रहा है, आप उस काम के लायक नहीं है बने हैं और आप किसी अन्य काम में बेहतर कर सकते हैं। तो आपको यह ज्ञान कौन देगा? यह ज्ञान देगा आपका आत्मसंधान ज्ञान देगा। कैरियर ट्रांजिशनिंग का अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति जो फिजिसिस्ट है वह क्या काम कर रहा है? अर्थशास्त्र का कार्य कर रहा है। इसके अलावा वह क्या कर रहा है? भारत सरकार का सलाहकार है। आपको ऐसे कुछ कुछ लोग मिल जाएंगे इस स्थान पर जो आईआईटी हैं, जिन्होंने आईएम किया है और ड्यूश बैंक के रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे, और हिस्ट्री में उनका सबसे अधिक बल है। मतलब हिस्ट्री को उन्होंने रिवोल्यूशनाइज करने का काम किया है। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार उसी श्रेणी में आते हैं। तो आप सोचिए उनका विषय ही बिल्कुल अलग रहा है। आप इस रूप में आप देख लेंगे तो आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जिसकी बात सुन रहे हैं, वो खुद भौतिक शास्त्र कर रहा है, मल्टीमीडिया में ट्रेनिंग है, रिसर्च कहाँ रहा? तो पैलियो ज्योग्राफी, ग्रीक कंस्ट्रक्शन पर। पढ़ाने का काम किस पे हुआ? तो 2 चीजों पर, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जिसका अनुभव आप ले रहे हैं और एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी और मैनेजमेंट स्कूल में। काम क्या है? सरकारों को सलाह देना। और कार्य क्या है? नैरेटिव सेटअप करना भारत के लिए कि भारत को विश्व में कौन नजर से देख भी पाए। आप सोचिए कितने कैरियर ट्रांजिशनिंग हुए इस रूप में। तो इसलिए कि सेल्फ डिस्कवरी होती है। जब सेल्फ डिस्कवरी का आप काम करते हैं या सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है तो आप कैरियर ट्रांजिशनिंग की अवस्था में होते हैं। सेल्फ डिस्कवरी आपके लिए हमेशा गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था में भी आपकी मदद करती है। अब गिग वह अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गिग अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति अपने आप में ही एक अच्छी खासी शक्ति होता है। हर एक व्यक्ति के पास में अपनी ब्रांडिंग करने की शक्ति होती है। हर एक व्यक्ति अपने ब्रांडिंग को आगे लेकर जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपने आप में ही एक अर्थव्यवस्था है। हर एक व्यक्ति अपने आप में ही एक अच्छी खासी मात्रा में एक नए नए लोगों को कैरियर दे सकता है। हर एक व्यक्ति उस स्थान पर अपने आप में एक संस्था भी हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जब आपके पास में सेल्फ डिस्कवरी होगी तो आप किसी जॉब में नहीं रहेंगे। जॉब तो उनके लिए होता है ना जो अपने प्रतिभा को उपयोग नहीं कर पाते और दूसरे को दान दे देते हैं, उनके लिए होता है। जिनके पास अपनी प्रतिभा की खुद की पहचान है वो क्या करते हैं? अपनी प्रतिभा का उपयोग वो खुद करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। अब इस पूरे सेल्फ डिस्कवरी को समझने के लिए पहले हमारे पास में क्या क्या साधन हुआ करते थे, किस किस रूप में हम लोग सेल्फ डिस्कवरी कर पाते थे। तो एक जो तरीका था, एक विधि जो हमारे पास में हुआ करती थी जिसके द्वारा हम लोग सेल्फ डिस्कवरी कर पाते थे, वह था बिल्कुल आइसोलेशन के सहारे। आइसोलेशन का मतलब हो गया हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, और जब अकेला छोड़ दिया तो अकेले का मतलब होता है एकांत। इसका अर्थ होता है एकांत, और एकांत का मतलब होता है वो आपके चिंतन से संबंधित है। आप भीड़ में भी रहकर एकांत में हो सकते हैं। इसके लिए आपको पर्वतों में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप भीड़ में हैं, भीड़ कोई भी बात कर रही है लेकिन आप अपने ख्यालों में मगन है बिल्कुल, तो आप एकांत में हैं। और एकांत में क्यों है? क्योंकि आप अपने चिंतन की लड़ियां आपने लगा दी हैं, उसकी कड़ियों को आपने जोड़ दिया है। तो एक चिंतन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उस तरह की कड़ियां बनते जाती हैं। तो यह आइसोलेशन से भी हो सकता है, एकांतवास से हो सकता है। आपका परिवार इस पूरे पहलू पर मदद किया करता था। पहले के परिवार में क्या हुआ करता था? अभी के परिवारों में जिनमें संयुक्त परिवार है, उस स्थान पर क्या हुआ था? आपके उस स्थान पर चाचा, मामा, आपके उस स्थान पर फूफा, फूफी, जितने भी इस तरह के रिश्तेदार हुआ करते थे, और भारत में रिश्तों का इंद्रधनुष हुआ करता था। इस स्थान पर इतनी विविधता हुआ करती थी। सभी लोग आपको अलग अलग बातें सिखाते थे, सब लोग आपके साथ में अलग अलग बातें किया करते थे। अब अगर आप उस समूह से हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि
कि आपका बड़ा भाई आपको संरक्षण देने का काम करता था, छोटी बहन आपको तंग करने का काम किया करती थी, उसकी वजह से पूरा घर ही खुशहाल रहा करता था। आपके मामा आपको और भी तंग करने का काम किया करते थे, जिनके साथ में आप बहुत ही फ्रेंडली, बहुत मित्रवत हो सकते थे। और तो और आपके आपके पास में आपके पिताजी आपको दबाकर, आपको डिसिप्लिन करके रखने का काम किया करते थे। तो आप सोचिए कि सभी लोगों के आप कम से कम 50 लोगों से मिल रहे हो उस स्थान पर। 50 लोगों से मिलकर आपको क्या एहसास होता था कि अच्छा, इनकी बात हमें यह समझ में आती है, हम इनकी तरह हैं या हम इनकी तरह हैं या हम इनकी तरह हैं, हम किधर जा सकते हैं। आप बातचीत करके इन पहलुओं को सीख सकते थे, जान सकते थे। सेल्फ डिस्कवरी आप अपने मित्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। अब मित्रों का अर्थ ये नहीं होता है कि जो आपके साथी हैं, साथी जिनका कि साथ पसंद आता है। मित्र मतलब जो आपकी मुसीबत में काम करता है, जो आपको समझता है, वह आपका मित्र है। जिसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है वो तो कंपेनियन है। जिससे सिर्फ जान पहचान है वो तो आपका कॉन्टैक्ट है। और जो आपके समस्याओं में साथ देता है, जो आपको वास्तविक रूप में समझता है, और जो आपका प्रतिबिंब होता है, मतलब जिसे अगर अगर आपको अपने सारे क्रिटिसिज्म, अपने दोष जानने हैं, तो आप उनके पास में चले जाइए, तो वह आपको बता दे पाने की स्थिति में रहते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी इसके द्वारा भी हो सकती थी। सेल्फ डिस्कवरी में समाज भी आपकी मदद करता था, क्योंकि जाहिर है जब आप समाज में रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे, समुदाय के लोगों के बीच में रहते थे, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग बातें किया करते थे। या तो वह आपके महाविद्यालय का हो, विश्वविद्यालय का हो, या आपके किसी पूजा पाठ में गए हो किसी स्थान पर, वहां से भी मिल पाता था। और भी मिल पाता था। सबसे अच्छी तरह से आपको कहां से मिल पाएगा? आपके अपने गुरु से। शिक्षक से नहीं। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। गुरु से आपको मिल पाता है। और गुरु क्या करता है? गुरु आपको कहीं बेहतर, आपको खुद की बेहतर से आपको समझने की कोशिश करता है, और समझता भी है। ठीक। अ मेंटर अंडरस्टैंड्स यू मच बेटर, मच मोर देन व्हाट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो समझ कर क्या बताते, देखिए आप इस काम के लायक हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका स्वभाव ऐसा है। हाँ, आपने ये सब चीजें की होंगी, तो किसी रूप में की होंगी, तब आपको एहसास होता है कि वास्तविक रूप में आप हैं भी क्या। तो जिसने भी सेल्फ डिस्कवरी की, जिसने भी की, उसने क्या किया? अपने आप को सही करने की कोशिश की, अपने आप को करेक्ट करने की हमेशा कोशिश की। तो पहले सेल्फ डिस्कवरी का तरीका यह था, यही विधि हुआ करती थी। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी में अब टेक्निक ने, प्रौद्योगिकी ने अच्छी खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। तो जब हम लोग प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बात करते हैं, तो प्रौद्योगिकी की भूमिका अभी होती क्या है और कौन सी प्रौद्योगिकी है? अब हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी भी हो, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जिस टेक्नोलॉजी ने आपकी मदद की है, वह क्या है? मोबाइल। वह क्या है? इंटरनेट। वह क्या है? डिजिटल डिफ्यूजन। वह क्या है? लाइफ स्टाइल इक्विपमेंट। वह है इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग। ऐसी कुछ चीजें हैं। अब मोबाइल से आपको क्या मालूम चल पाता है? मोबाइल से आप 10 लोगों से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहते हैं, उस पर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी कहानियां देख सकते हैं, गलत सही सभी बातों को देख सकते हैं। आपको मालूम चल पाता है कि आप इनके साथ में अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप इनके अनुरूप हैं। या कोई व्यक्ति को आपने देखा, आप पूरी दुनिया ही आपके सामने खुली हो जाती है। तब आपके लिए अपेक्षाकृत बहुत ही आसान हो जाता है यह समझना, यह जानना पूरी तरह से कि पूरी दुनिया आपके लिए समान हो जाती है। तब आप क्या कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप किसके अनुरूप हैं, किस काम के अनुरूप नहीं है, आपका कौन प्रतिबिंब बनता है, कौन प्रतिबिंब नहीं बनता है, कौन सी भाषा प्रतिबिंब बनती है, कौन सी जीवन शैली प्रतिबिंब बनती है, किसके तरह आप जीवन यापन कर सकते हैं, और किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं या किस नीचाई तक गिर भी सकते हैं। इंटरनेट दूसरा माध्यम होता है। जब आप इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, तो इंटरनेट सूचनाओं का अंबार है। अब आप देखेंगे कि अभी जितने भी आजकल के जितने भी वीडियो पॉपुलर होते हैं, जो लोकप्रिय होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? बिल्कुल शैलो बातों पर, जिन बातों में कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थहीन बहुत सी बातें होती हैं, और जिसमें बहुत ही भद्दी भाषा, अभद्र भाषा में भी बहुत सी बातें की जाती हैं, वह सबसे अधिक मात्रा में लोकप्रिय होता है। तो क्या इससे भारत के युवा कि सेल्फ डिस्कवरी का बोध नहीं होता है क्या? मतलब उन्हें वो सारी बातें वही अच्छी लगती हैं जो कुछ असभ्य या अभद्र भी होती होंगी। एक उदाहरण है यार, ऐसा ऐसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन ये उदाहरण है। तो यह इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है इंटरनेट। आप किस तरह की सूचना को इंटरनेट से लेते हैं, कौन सी सूचना का प्रसंस्करण करते हैं,
कौन सी सूचना आपको बेहतर लगती है, किसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, विश्वास करने की प्रक्रिया आपकी क्या है, यह इंटरनेट हो जाता है। फिर उसी तरह से डिजिटल डिफ्यूजन, मतलब कि डिजिटल डिफ्यूजन मतलब कि इंटरनेट के ऊपर में किन बातों का आप प्रचार प्रसार करते हैं, किस रूप में करते हैं, किसे ध्यान में रखकर करते हैं। लाइफ स्टाइल इक्विपमेंट है, लाइफ स्टाइल इक्विपमेंट है मतलब कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप अपनी सुविधा को रखते हैं। अब जैसे गूगल ने अभी हाल फिलहाल में अलेक्सा के बारे में बात की है, तो अलेक्सा का आप कितनी अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। वह गूगल का स्वरूप चलाता है, गूगल आपको कैसे काम करता है। या लाइफ स्टाइल इक्विपमेंट में देखिए, अगर आपका मान लेते हैं आपका किचन है, तो किचन में आपका क्या भारतीय शैली क्या है, विशुद्ध रूप से पश्चिमी शैली का है। या आप एक और भी बात देखेंगे, पश्चिमी देशों में देखेंगे आप, जो भारतीय जाते हैं उस स्थान पर, वो कहते हैं कि मेरी माँ का किचन अलग है, मेरे पिताजी का किचन अलग है, मेरा किचन अलग है। अरे तो एक साथ रहते क्यों हो अगर किचन अलग अलग है तो? ये तो लाइफ स्टाइल हो गया, लाइफ स्टाइल इक्विपमेंट। अब वो भी बात करेंगे, मेरे पास में 40 तरह के चाकू हैं, इस फल को काटने के लिए यह चाकू, इस फल को काटने के लिए यह चाकू। एक ही चाकू से सारा काम कर देते हैं भारतीय लोग। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि वह लोग अपने जीवन शैली को कैसे जीते हैं और कितने छद्म रूप में भी जीने का कार्य करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी क्या करता है कि लोगों को मदद करता है, उनकी उम्मीदों को मदद करता है, उनकी उम्मीदों, उनकी एस्पिरेशन को मदद करता है, उनके भावों को मदद करता है, जिसे कहते हैं फेथ को मदद करता है। और उन्हें उन्हें यह इजाजत देता है कि वह अपने निर्णय पर पहुंच सके, उनको निर्णयन की क्षमता उनकी बेहतर करने का काम करता है। और क्या करता है? उनके पूरे पूरे जीवन को वह एनलार्ज करने का काम करता है, और वो किस रूप में खुश हो सके, कैसे खुश हो सके, और उनको प्यार की परिभाषा मालूम चल सके, प्रेम की भाषा मालूम चल सके, इसके बारे में ही बताने का कार्य करता है। वह यह भी कार्य करता है कि आपके बहुत से उम्मीदों के लिए वह क्या करेगा? उद्दीपन का कार्य करेगा, स्टिमुलेशन का कार्य करेगा, आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन पे भी कार्य करेगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि आपको डिटरमाइन करने का, आपके लीडरशिप पर भी कार्य करेगा, आपको लीडरशिप ट्रेट को भी बताने का कार्य करेगा, और इस रूप में बताएगा कि आप जीवन में कहां कहां तक आगे जा सकते हैं और किस किस रूप में जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने वास्तविक रूप में किस रूप में, टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है, किस रूप में आपकी मदद कर सकती है, ये तो टेक्नोलॉजी का स्वरूप हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी मदद कैसे करती है? अब टेक्नोलॉजी का एक जो स्वरूप हो सकता है, इसे कहते हैं गाइडेड डिस्कवरी। गाइडेड डिस्कवरी मतलब टेक्नोलॉजी आपको गाइड करता है खुद को डिस्कवर करने में, या एक डिस्कवरी की तरह आपको ले जाने की कोशिश करता है। यह गाइडेड डिस्कवरी होता है। दूसरा होता है, इसे कहते हैं ह्यूमन परसेप्शन और डिस्कवरी लर्निंग। मतलब कि डिस्कवरी लर्निंग मतलब कि उससे आप खोज कर सकते हैं, नई तरह की सीख ले सकते हैं, नए तरह से सीख सकते हैं। हो सकता है आपको किसी शिक्षक की बताई हुई बात पसंद नहीं आए, आपको किसी ने कुछ भी सिखाया वो बात पसंद नहीं आए, और उस जगह पर गए और जाने के उपरांत में आपने बिल्कुल उस चीज को सीख लिया, नए तरीके से सीख लिया। डिस्कवरी लर्निंग है। और जितनी अधिक मात्रा में आप डिस्कवरी लर्निंग कर पाते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा? उतनी ही अधिक मात्रा में आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी जीवन जीने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वह क्या करेंगे? इमर्सिव इन्वायरमेंट। इमर्सिव इन्वायरमेंट का मतलब है जिसमें आप लिप्त हो जाएं, मतलब आपको 3D, 4D, 5D, 6D, 7D ऐसी पिक्चर देगा, जिसमें कि आप बिल्कुल अपना चश्मा पहनकर आप उसके भीतर में गए और उसके भीतर में ही होकर रह गए। अब मान लीजिए आपको ऐसा इमर्सिव टेक्नोलॉजी मिला, जिसको कि आपने चश्मे के सहारे उसको 3D में नहीं, आपने सभी आयामों में उसे देख लिया। तो आप सोचिए, आप अपने आप को संबंधित कर सकते हैं कि आप भी कुछ ऐसा काम कर सकें, और किस रूप में आप काम भी कर सकें। तो इमर्सिव इन्वायरमेंट हो जाता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है सेल्फ डिस्कवरी के सहारे, मतलब कि आपने खुद की सेल्फ डिस्कवरी की, और टेक्नोलॉजी आपकी क्या मदद करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तरह तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको अमेरिका जाना है तो यह आपको बता देगा कि आपके मन में डर है कि आप नहीं जा सकते हैं, वो हर एक स्ट्रीट के बारे में बता देगा, वो हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता देगा, वो 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बता देगा जिसके सहारे आप वास्तविक रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, और प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व भी हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप ऐसे कर सकते हैं डिस्कवरी के सहारे अपने। फिर आप स्वतः का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने बारे में योजना बना सकते हैं। योजना कैसे बना सकते हैं? कि आपने देखा कि अच्छा, अब जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपने देखा कि अच्छा टॉपर ऐसा काम करते हैं,
टॉपर की जीवन शैली ऐसी होती है, तो क्या टॉपर को देखकर आपको मालूम नहीं चल सकता है कि आप किस रूप में योजना भी अपने लिए बना सकें और योजना का स्वरूप भी क्या होगा? वह सेल्फ असेसमेंट और प्लानिंग भी हो जाता है। फिर उसी तरह की बात चली आती है कि टेक्नोलॉजी आपको यह मदद करता है कि आप किस रूप में लिख सकें। लिखने के लिए आपके पास में कितने तरह के साधन हैं, किन किन शब्दों का उपयोग कर सकें। और इतना ही बात नहीं समाप्त होती है। सेल्फ डिस्कवरी आपके सीखने के जितने भी अवसर होता है उन्हें बहुत ही वाइडन करता है, बहुत ही विस्तृत कर देता है। और यह इतना विस्तृत कर देता है कि आप किसी भी पहलू को कम से कम 5 तरीके से, 6 तरीके से, 10 तरीके से भी सीख सकते हैं, या एक ही पहलू को आप 10 तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, या एक ही सीखी हुई बात का उपयोग आप 10 स्थानों पर कर सकते हैं। जब आपको ऐसा मालूम चल सकता है तो आपको लगेगा कि शायद आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। जब आपको मालूम चल पाएगा कि आप किसी बात को एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर पाएंगे, अगर आपके पास तथ्य मिल जाते हैं तो तथ्य ही आपके पास में देने का काम करता है, तो एक आपके लिए बिल्कुल नई नई सोच बनाता है। इतना ही नहीं, आपके लिए एक ऐसा भी वातावरण बनाता है या टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप समझ पाइए, हाँ आप यहाँ पर रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं। अब जैसे आप ब्राजील में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकते हैं, आप हो सकता है पेरू में जाइए तो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को फिट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एफिनिटी एस्पेक्ट है, मतलब कि ऐसी चीजें आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, इसके ऊपर में कार्य भी कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी निष्कर्ष के रूप में आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो आत्मसंधान है वह अब की जो प्रक्रिया हो गई है, अब की प्रक्रिया वास्तविक रूप में टेक्नोलॉजी द्वारा अपेक्षाकृत बहुत ही आसान हो गई है। और जब हम लोग कहते हैं कि बहुत ही आसान हो गई है तो मतलब है कि अगर आपकी कोई मदद नहीं करे तब भी आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर खुद को समझ सकते हैं, खुद की क्षमता को जान सकते हैं, खुद के अरमानों को समझ सकते हैं, खुद के बातों को समझ सकते हैं। और मान लेते हैं ऐसा होता है तो आप कभी भी नहीं पाएंगे कि आपके जितने भी अरमान होंगे, आप आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ऐसी स्थिति पैदा करेगी कि आपके अरमान आपके सीने में चिता ऐसे सुलगते हुए नहीं पाए जाएंगे। आपकी जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं वह इंद्रधनुष बनकर आपके मुख से बाहर निकलेंगी। टेक्नोलॉजी आपके लिए यह काम करेगा। आपकी जितनी भी तमन्नाएं हैं वो सारी तमन्नाएं पूरी भी होंगी, और पूरे करने के लिए आपके पास आयाम मिल जाएंगे, पूरी करने के लिए आपके पास में क्षमताएं मिल जाएंगी। क्षमताएं नहीं मिलेंगी तो उन क्षमताओं को आप विकसित कर लेंगे, और जिस दिन आप यह काम कर पाएंगे आपको मालूम चल पाएगा कि आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, एक नया स्वरूप है और एक नई दुनिया आप पालेंगे। आपका उस दिन ही निर्वाण हो जाता है। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.